जय जननी जय जन्मभूमि मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीव विज्ञान विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन यह वीडियो प्रस्तुत करना मैंने अपने दिल की पुकार को समझा और उस पुकार को मानते हुए मैं यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना या किसी के निर्णायक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। मैं जो यह वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके संप्रेषण और इसके भावना को आप समझें और आप खुद इस पर विचार करें। दोस्तों, माँ और मातृभूमि दोनों हमारे लिए वंदनीय एवं श्रेष्ठ होती है। इसलिए मैंने जय जननी जय जन्मभूमि कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भ में पालना और जन्म देना माँ का प्रकृति प्रदत्त कार्य है, परंतु जब वह माँ निस्वार्थ व निष्पक्ष मातृभाव से हमारा लालन पालन संरक्षण करती है तथा अपनी ममता को हम पर लुटाती है, तो वह माँ वंदनीय पद को प्राप्त कर लेती है। इसलिए जननी का हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान होता है। ये अलग बात है कि जीवन में कई ऐसे मुकाम आ जाते हैं जहां माँ अपने किसी दुर्बल संतान को पोषित करने के लिए कुछ फैसले, कुछ निर्णय उसके पक्ष में ले लेती है। जैसे हम एक वृक्ष को देखते हैं, जिस वृक्ष पर फल ज़्यादा लग जाते हैं या जिस वृक्ष पर फल उत्पन्न हो जाते हैं, उस वृक्ष की शाखाओं को वृक्ष नीचे की ओर झुका देता है। इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो उस फल को प्राप्त जीव जंतु कर सके, साथ ही साथ जब वह फल उस डाली से टूट जाएगा तो फिर से उस फल को उस डाली पर आने में मदद मिलेगी और दूसरे जिस टहनियों पर फल नहीं लगे हैं, उन टहनियों पर भी फल लगने का अवसर मिलेगा, उसे भी वह पौधा पोषण दे सकेगा। इसलिए पेड़ अपने फल लगे हुए शाखाओं को झुका देती है। उसी प्रकार हम सभी किसी न किसी आधार के सहारे जीते हैं, जीवन तथा आश्रय पाते हैं। यह उसका प्रकृति प्रदत्त कार्य हो सकता है। जैसे कई जीव पानी, जल और वायु में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यह उस प्रकृति का स्वभाव है। परंतु हम मनुष्य जिस मातृभूमि या पृथ्वी पर निवास करते हैं, वहाँ के अनेकों महापुरुषों के त्याग, सेवा कार्य, बलिदान और प्रेम से हम पोषित तथा पल्लवित होते हैं। तो हमारा भी यह मातृभूमि पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले जैविक और भौतिक संपदाओं के प्रति सुरक्षा, संरक्षण और हित के लिए संवेदनशील हो जाना हमारा मानवीय नैतिक कर्तव्य और दायित्व बन जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि केवल हमारी मातृभूमि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी कई ऐसे महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने अपने समाज को, अपने देश को उत्थान करने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसके विकास के लिए अपना सुख चैन, अपना परिवार त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो हमारा कर्तव्य इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जिस देश से संबंध है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं,
उस पृथ्वी को पोषित करने के लिए, उस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए कई लोगों का बलिदान, कई लोगों का त्याग, कई लोगों का समर्पण, कई लोगों की सेवा, कर्तव्य जुड़ा हुआ है। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके सेवा भाव का, उनके बलिदान का सम्मान करें और हमसे जो बन पाए अपने विवेक से, अपनी क्षमता से हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए श्रद्धांजलि दें, उनके भावनाओं को सुरक्षित रखें। जिस भावना से उन्होंने हमें, हमारा देश, हमारी पृथ्वी हमारे हाथों में सौंपा है, जीवन को जो हमें सौंप कर वो चले गए हैं, उसे हम अक्षुण्ण बनाए रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना जैसे वैश्विक जीवन को आक्रांत करने वाले संकट से जूझ रहा है। जीवन क्या होगा, कितना होगा, किस रूप में होगा, यह कह पाना बहुत ही कठिन है। अतः वसुधैव कुटुंबकम एवं प्रकृति ही हमारी संरक्षक है। इस यथार्थ भाव को जानने, समझने और धारण करने की जरूरत है। मानवता के साथ ही यह हमारी देशभक्ति की भी पुकार है। हम कोरोना संकट से उबरने के लिए जो दिशा निर्देश हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे सरकार द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा, चिकित्सकों द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका संवेदना और सजगता से पालन करें। उनके सेवा कार्य को नमन करें, उन्हें सार्थक बनाएं, न कि हम उनके सेवा कार्य में व्यवधान डालें, उनका उपहास उड़ाएं और अपने जीवन को, अपने परिवार और समाज तथा देश के जीवन को खतरे में डाल दें। इससे जन एवं विश्व भागीदारी जरूरी है, तभी जीवन की निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही इस अवसर पर कई लोगों और संस्थाओं द्वारा जो कार्य समर्पित प्रयास, समर्पित भाव से किए जा रहे हैं, मानवता का वो संदेश हमें देते हैं, हमें एक सूत्र में बांधते हैं। आपसी सुरक्षा की भावना को प्रबुद्ध करने में हमारे लिए वो सहायक है। दोस्तों, यह तो कोरोना संकट के समय जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, जो कोरोना के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले हमारे चिकित्सक हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो समाज के कुछ संस्थाएं हैं, हमारी सेवा के लिए जो निस्वार्थ भाव से प्रयास कर रही हैं, अथक प्रयास में लगे हुई हैं, अपने परिवार, अपने जीवन तक को दांव पर लगा दिए हैं, उनके कार्यों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए और जहां तक बन पाए हम इसका प्रचार प्रसार करें। इसके रोकथाम में, कोरोना के रोकथाम में हम अपनी सहभागिता दें। यह मेरे प्रथम संदेश का यह अभिप्राय था। और दूसरा संदेश मेरा है, दोस्तों, पिछले वीडियो को YouTube पर अपलोड करते समय कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन आ रहे थे और वीडियो एक्सपोर्टिंग नहीं हो रहा था, जिन्हें टेक्निकल तथा लीगल नॉलेज की कमी होने के कारण मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। अगर मैं टेक्निकल नॉलेज का इतना ही जानकार होता तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी उसमें बहुत सारी, शुरुआत में ही बहुत सारी कमियां आ रही हैं। थंबनेल कैसे डाला जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें कमी आ रहा है। तो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निक से बहुत दूर रहा हूं और मैं केवल पठन पाठन के सीमित दायरे में ही अपने आप को रखे हुए हूं, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण वीडियो के स्टार्टिंग में दिए जा रहे विजुअल, म्यूजिकल और साउंड इफेक्ट को मुझे अपने वीडियो से हटा देना पड़ा। चूँकि यूट्यूब में मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसके पहले काइन मास्टर में मेरा वीडियो एक्सपोर्ट करने में असक्षम बतला रहा था। तो जब मैंने वहाँ से इन सारे साउंड इफेक्ट को और इन विजुअल इफेक्ट को हटा दिया तो वह एक्सपोर्ट ले लिया। अब यह मेरा अंगुली का प्रॉब्लम था, मेरे समझ की कहीं कुछ कमी थी या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, यह कह पाना सक्षम मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक टर्म हमारे बीच और दिलो दिमाग में बहुत घूमता है। अक्सर हम लोग के बीच में एक बातें आ जाती हैं। क्या शब्द आता है? कॉपीराइट। ये कॉपीराइट क्या है? मेरे विचार से कॉपीराइट का उल्लंघन तब माना जाता है जबकि जिस भी चीज को कॉपीराइट
जिस भी चीज को कॉपीराइट है उस चीज के निर्माण का श्रेय आप खुद ले लेते हैं। जिस भी वस्तु का कॉपीराइट मिला है, जिसने भी उसका कॉपीराइट लिया है, उसने निर्माण उसका किया है, जिस उद्देश्य से किया है, अगर हम उसके उद्देश्य को चुरा लें, अगर हम उसके द्वारा होने वाले लाभ में अपनी भागीदारी बना लें, या उसमें जो सम्मान उसे मिल रहा है उस सम्मान को हम उससे हनन कर ले, तो हम मानते हैं कि हम उस व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस सृजनकर्ता के बनाए गए किसी वस्तु या कार्य की प्रशंसा करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। वैसे भी हमारे चैनल की थीम वह इफेक्ट नहीं है। बायोलॉजी का आधार सृष्टि और जीवन के निर्माण, माइग्रेशन, मूवमेंट तथा इवोल्यूशन के रूप में जीवन की स्वतंत्रता, सुंदरता और उसके विस्तार में, जीवन को स्वतः आज संजोए रखने के आचरण में, उसे प्यार देने के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। मैंने जो वीडियो YouTube पर डाला था उसके शुरुआत में मैंने कुछ ब्रह्मांड का फिगर दिखाया था, कुछ ब्रह्मांड के वीडियो को दिया था, उसका छोटा सा पार्ट मैंने दिया था। ब्रह्मांड का पार्ट देने के पीछे मेरा दृष्टिकोण था कि हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन का अध्ययन होता है। लेकिन मेरा मानना है कि बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन की उत्पत्ति, जीवन के लक्षण, जीवन की सुंदरता, जीवन के महत्व, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो आपसी सामंजस्य और संबंध होता है, एक सजीव का दूसरे सजीव के साथ अथवा अपने आसपास के भौतिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध होता है, उससे ही अध्ययन करना जीव विज्ञान माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक हम लोग जानते हैं कि अरस्तु होते हैं। बहुत सारे विद्वानों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आप इस विषय से जानकार हैं, इस विषय से अपनी डिग्री को हासिल किए हुए हैं, फिर आप इस विषय पर अपना संप्रेषण क्यों देते हैं, इस विषय का तालीम आप क्यों देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ज्ञान अगर आपके पास है तो वह ज्ञान किसी पद, किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। ज्ञान कम या ज्यादा हो सकता है, ज्ञान यह भी तर्क का विषय हो सकता है, लेकिन ज्ञान को हम ये बाध्यता में बांध दें, इस बाउंड्री में बांध दें कि वह ज्ञान डिग्री का मोहताज है, तो यह मेरा मानना नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सोच सकते हैं, ऐसे कई सारे लोग महापुरुष वैज्ञानिक हुए हैं। खुद जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, और अरस्तु के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कहने वाला भी अरस्तु था। अब दोनों अरस्तु एक है या अलग है, मैं ये इस बात में श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जीव विज्ञान के जनक जिसको कि अरस्तु हम जानते हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कहने वाला जो अरस्तु है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो सोच सकते हैं हम लोग कि एक विज्ञान की परिभाषा को दर्शा रहा है, परिभाषा को दे रहा है, और दूसरा हमारे समाज, हमारे मनुष्य की जो व्यवहारिकता है उसे दर्शा रहा है। एक साइंस से जुड़ा हुआ है और एक हमारे सोशल साइंस, सोशल से जुड़ा हुआ है, हमारे आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कैसे मान लें किसी विद्वान को किसी क्षेत्र में, किसी बाउंड्री में बांधा जा सकता है, किसी जानकारी को हम किसी सीमा में सीमाबद्ध कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जब मैंने बनाया तो वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको कॉस्मिक चीजों को दिखलाया। कॉस्मिक चीजों को, ब्रह्मांड को दिखलाने के पीछे उद्देश्य यह था कि हमारा जो जीव विज्ञान है उसकी शुरुआत आपको बिग बैंग सिद्धांत से हुई। ब्रह्मांड का सबसे पहले निर्माण हुआ, उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ, तब जीवन प्रारंभिक रूप में आया। और इस वजह से मैंने उस वीडियो के सेगमेंट को, थोड़ा सा पार्ट को लेकर के उसमें डाला। उसके बाद मैंने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए अपने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखलाया। तो वीडियो में स्टार्टिंग में पक्षियों को उड़ते हुए इसलिए दिखलाया था क्योंकि इसके पीछे यह कारण था कि जीवन जो होता है ना, वह स्वतंत्र होता है। जीवन जो है वह पलायन करना चाहता है, जीवन अपना प्रसार करना चाहता है, जीवन और दूसरे लोगों के बीच जीवन का संचार करना चाहता है। इसलिए मैंने माइग्रेशन, मूवमेंट
को देखते हुए, इवोल्यूशन को देखते हुए पक्षियों को उड़ते हुए उसमें दिखलाया था। और तीसरा उसमें वीडियो था कि कुछ तोते हैं, वह तोता एक दूसरे को प्यार कर रहा है। तो यह जीवन की सुंदरता को दिखला रहा है कि जीवन किस प्रकार से सुंदर होता है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, कैसे दो जीव संगम करते हैं और एक दूसरे से प्यार मैटिंग करते हुए आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार से जीवन केवल अपने तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि जीवन की सुंदरता अपने आसपास के वातावरण को भी सुंदर बनाती है। इसलिए मैंने उस वीडियो में, जितना भी यूट्यूब का वीडियो मैं डाल रहा था, उसमें मैंने इन तीनों इफेक्ट को लेने का काम किया। अगर इससे किन्हीं की भावनाओं के, किन्हीं के अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा मानना है कि अच्छी चीजें जहां से भी मिले, अच्छी चीजों से जो संदेश हमें मिले, वह कहीं से भी रहे, हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या एक सुंदर सुगंधित बगीचे से गुजरता मुसाफिर जब उस बाग के करीब से गुजरता है तो उन बगीचे में खिले हुए फूलों की सुंदरता का अवलोकन नहीं करता? क्या उनके सुगंधों को अपने श्वासान छिद्र के द्वारा जो वायु आ रहा है, उन सुगंधों का एहसास वह नहीं करता? क्या ऐसा करना उस बाग में खिले हुए फूल या बाग के जो मालिक हैं उनके अधिकार का उल्लंघन है, उनके मालिकाना हक को छीनना है? ऐसी बात नहीं है। यह तो अपने अपने दृष्टिकोण का विषय वस्तु है। आप उसे किस रूप में देखते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह विचारणीय है और विवेक की चीज है। इस पर विचार करना हम लोगों के लिए जरूरी है कि हर चीज में सुधार नहीं हो सकता, सभी में सुधार की संभावनाएं होती हैं, प्रबल संभावनाएं होती हैं, बशर्ते हम यह महसूस करें कि इसमें सुधार होना चाहिए और यह सुधार आने वाले प्रगति को ही दर्शाता है, हमारे प्रगति के मार्ग को और भी सरल बनाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं यह वीडियो का जो आज यह पाठ देने का प्रयास किया, उसमें मुझसे अगर कुछ भूल हुई हो, किसी की भावना को चोट पहुंचा हो या किसी के न्याय पर मैंने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया हो, तो मैं हाथ जोड़कर आर.के. पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जननी, जय जन।